अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? जी, आई एम शाहिद अब्बास शिराज़ी, इंटरेक्टिंग यू पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल लॉन्च। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश एसे को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइदर आप पीएमएस एस्पायरेंट हैं या आइदर आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश एसे को एक्चुअली एग्जामिनेशन में बैठ के कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने रफ वर्क के साथ। आंसर शीट के एंड पे आप चले जाएंगे और आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर में जो भी टॉपिक सेलेक्ट करना है वो कम अज कम 3 बार पढ़ने के बाद सेलेक्ट करना है। एटलीस्ट रीड थ्राइस, 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उनमें से एक को सिलेक्ट करें और उनके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है जी, कीवर्ड्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अपने उन कीवर्ड्स को जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है अपने नॉलेज के साथ उनको मैच करेंगे कि भाई आपका जो नॉलेज है, जो स्कीमा है, उसके साथ मैच होते हैं या नहीं होते, या उसमें उन उन टर्म्स की आपको समझ है या नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने एग्जामिनेशन में बैठ के फौरन ही क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, अपने आप को ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे ही आपने स्टार्ट कर देनी है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आपके माइंड में उन टर्म्स को देखने के बाद जो भी कीवर्ड्स आते हैं, जो भी आपके माइंड में पॉइंट्स आते हैं, उनको आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, उनको लिखने से आप एटलीस्ट 20 से 30 जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्म करके वो पॉइंट्स लिख लेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है सिलेक्टिंग करना और एलिमिनेट करना। हम इस टेक्निक पे चलते हैं कि अब जो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनमें से कुछ को एलिमिनेट किया जाए, कुछ को मर्ज किया जाए और कुछ को सिलेक्ट किया जाए। इस प्रोसेस को हम प्योरीफिकेशन कहते हैं। तो आपने फिर उन पॉइंट्स को प्योरीफाई कर लेना है कि कोई पॉइंट अगर इररेलेवेंट है तो उसको निकाल दिया जाए, अगर कोई रिपीटेशन में है तो उसको मर्ज कर लिया जाए और प्योरीफाई करके आपने उसमें से लेस देन 50% और 60% जो पॉइंट्स हैं वो ले लेने हैं। गैस के अगर आपने 30 पॉइंट्स को ब्रेनस्टॉर्म किया है तो आप 20 के करीब जो है पॉइंट्स हैं उनको प्योरीफाई कर लें। उसके बाद का प्रोसेस होता है इनकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अब ये वो प्रॉब्लम है जो कैंडिडेट्स नहीं करते। कभी भी किसी कैंडिडेट ने या वो कैंडिडेट या वो एस्पायरेंट जो फेलियर की तरफ जा रहा है वो एग्जामिनेशन में बैठ के लॉजिकल सीक्वेंसिंग नहीं कर रहा। उसको नहीं पता चल रहा कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। ही हैज़ नो आइडिया एट ऑल। तो फिर क्या होता है कि आपने लॉजिकल सीक्वेंसिंग देनी होती है ताकि आप फेलियर से बच सकें। ठीक है, उसके बाद आपने इनकी फेस वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनकी कैटेगराइजेशन कर लेनी है पॉइंट्स की, ताकि वो ज़रा बेहतर लगें। अगर आप एक ही मेन हेडिंग के साथ जाएंगे, वन डायमेंशन के साथ जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ओवर क्राउडेड सा माहौल लगता है। लेकिन अगर आप उनकी उनकी तकसीम कर लें, डिवीजन कर लें, 2-3 मेन हेड्स में उनको मर्ज कर लें तो फिर ज़्यादा एनालिसिस इफेक्टिव लगता है, अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा मेच्योरिटी नज़र आती है, राइटिंग में मेच्योरिटी नज़र आती है। उसके बाद आपने अपनी उन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। यकीन कीजिएगा और ये बार बार वहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा कि आपका ऐसे विदाउट थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। आपने थीसिस स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, मस्ट लिखनी है और हर ऐसे में होती है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टैंस है जो आपने किसी भी ऐसे के लिए लिया है। ठीक है, गैस के अगर पॉवर्टी है तो आप कह रहे हैं कि पॉवर्टी इज लूमिंग इन पाकिस्तान, तो थीसिस स्टेटमेंट आपका ये स्टैंस है कि भाई पॉवर्टी इज लूमिंग इन पाकिस्तान। तो आप फिर पॉइंट्स को उस अंदाज से लेंगे और जस्टिफाई करेंगे। याद रखिए, ऐसे एक मुकालमा है एक राइटर का अपने रीडर के साथ। आपने दलाइल देने हैं कि सर ये पॉवर्टी इज लूमिंग इन पाकिस्तान किन किन वजूहात से आपको पता चल रहा है, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि पॉवर्टी बढ़ रही है। तो वो आपने दलाइल देने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने हर पॉइंट के आगे उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोटेशंस, केस स्टडीज या रिपोर्ट्स
जो भी आपको पता चलते हैं, जो भी जहन में आते हैं उस वक्त, वो आपने उसके सामने लिख लेने हैं। ये एक अभी तक का प्रोसेस रफ अमल की तरफ ही है। उसके बाद आपने फर्दर एस्पेक्ट्स भी लिखने हैं कि भाई मैं किसी भी एक पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस करूंगा, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन डिस्कस करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिस्कस करूंगा, या इंडस्ट्रीज का बैकवर्डनेस डिस्कस करूंगा, तो वो आपने वहाँ पे लिख लेना है। और याद रखना है कि आपके जितने पॉइंट हैं वो यूनिक हों और रेपुटेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद उनमें इंडिपेंडेंसी हो, रेलिवेंसी हो और लॉजिकल सीक्वेंसिंग जो हम ऊपर दे चुके हैं। उसके बाद अब आप अपनी आउटलाइन को राइट कर सकते हैं। इतने प्रोसेस के बाद आप अपनी पेपर में बैठ के आउटलाइन को, जो रफ में आपने एक स्केच ड्रॉ कर लिया है, उसको आप फ्रंट पे आके नीट करने का आपको मौका मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं आप जी, सबसे पहले आपने अपना टॉपिक ऊपर मेंशन करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, उसके बाद अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद अपनी आउटलाइन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने सारे मेन पॉइंट्स लिखेंगे और उनमें कलर डिफरेंसेस करेंगे कि भाई ये मेन जो है आपका हेड, वो अगर ब्लू मार्कर से है तो सब हेडिंग्स ब्लैक मार्कर से। ठीक है, और साथ ही साथ आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी आउटलाइन और कंक्लूजन पे जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा वो प्रोसीजर जिस प्रोसीजर पे चलते हुए हम पेपर में बैठ के या घर में बैठ के ऐसे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है हमारा वो प्रोसीजर जिस प्रोसीजर पे चलते हुए हम पेपर में बैठ के या घर में बैठ के ऐसे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई रिपीट, और मैं सम अप करता हूं कि सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। उसके बाद आपने कीवर्ड्स को चूज करना है जो कि उस क्वेश्चन में, उस टॉपिक में दिए गए हैं, और अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने नॉलेज के साथ मैच करते हुए, अगर तो आपको उनके टर्म्स की क्लैरिटी है तो देन आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैक्सिमम पॉइंट लिखें जितने आपके दिमाग में आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये रूल है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आप रुक नहीं सकते। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आपने सोचना नहीं, जो आपके जहन में आता है आप लिखेंगे। उसके बाद जब आप मैक्सिमम पॉइंट्स लिख लेंगे तो उनमें फिर आपने उनको प्योरीफाई करना है, सिलेक्टिंग, इलिमिनेटिंग एंड मर्जिंग टेक्निक के साथ। उनमें से सिलेक्ट करें जो रेलिवेंट हैं टॉपिक के पॉइंट्स, एलिमिनेट करें जो इररेलेवेंट हैं, और मर्ज करें जो रिपीटिशन में आ रहे हैं। तो ये आपने एक प्योरिफिकेशन वाले पॉइंट्स उसमें से लेस देन 50% या जितने भी आपने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद है आपके पास प्रोसेस लॉजिकल सीक्वेंसिंग। तो आपने फिर लॉजिकल सीक्वेंसिंग करनी है कि भाई पहली बात पहले, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। लॉजिकल सीक्वेंसिंग में हम कहते हैं कि कॉज इफेक्ट के साथ हम चलते हैं कि ये वजह बनेगी तो ये काम होगा, ये वजह बनेगी तो ये काम होगा। तो लॉजिकल सीक्वेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए आपने उसको लॉजिकल सीक्वेंसिंग कर लेनी है कॉज इफेक्ट के हिसाब से, फिर उसको नीट लिख लेना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होगा हमारे पास। अब हम कुछ सैंपल्स देखते हैं। ठीक है जी, तो ये सैंपल्स आपके सामने हैं। हमने टॉपिक है हमारे पास स्कोप 26 अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमने आउटलाइन ऊपर लिखा है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में एक्चुअली कैंडिडेट ने, एस्पायरेंट ने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन किया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप थीसिस स्टेटमेंट के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट के नाम से भी, या टॉपिक स्टेटमेंट की हेडिंग देने के बाद भी आप लिख सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ये हम एक अलग लेक्चर में इसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें उन्होंने जैसे ही अपनी आउटलाइन को स्टार्ट किया है उनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला सेक्शन उन्होंने रखा हुआ है व्हाट कमिटमेंट्स एंड होप्स। ठीक है, तो व्हाट से उन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया है, उसके नीचे उन्होंने जितने भी पॉइंट्स उनके हैं वो मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकंड सेक्शन ओपनर रखा हुआ है, वो भी व्हाट से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके नीचे उन्होंने सेक्शन ओपनर्स रखे हुए हैं, अपने पॉइंट्स रखे हुए और एंड पे कंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसे का जो सैंपल है, इसके अंदर उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ
मेजर रेफरेंसेस को लिखा हुआ है अपनी आउटलाइन के सब पॉइंट्स के अंदर। तो ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप, ज़रूरी नहीं है, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम एक और सैंपल देखते हैं। देखें, इस्लामोफोबिया के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन ऊपर लिखने के बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है, नंबर 1 रखा हुआ है, नीचे थीसिस स्टेटमेंट है। सेकंड पे उन्होंने उसी तरह सेक्शन को जैसे ही ओपन किया है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके उन्होंने लिखा हुआ है और उसके नीचे उन्होंने सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए, अगर सेकंड हेडिंग है, सेक्शन ओपनर है, तो पॉइंट्स 2.1, 2.3, 2.4 के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने सेकंड सेक्शन ओपनर रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी व्हाट से स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन के से स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, और एंड पे उन्होंने हम इस अपनी आउटलाइन को करंट स्टेटस और वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक आउटलाइन आपके पास। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और हमारे पास सैंपल मौजूद है। इसमें कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने बाकायदा टॉपिक स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है। टॉप पे उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने टॉपिक स्टेटमेंट लिखी हुई है और टॉपिक स्टेटमेंट के बाद आउटलाइन सेंटेंसेस में बनाई हुई हैं। पहले जो हमने देखे थे सैंपल्स, उसमें स्टूडेंट ने फ्रेजेस में बनाया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है सेंटेंसेस के साथ अपनी, और कोई उन्होंने देखे नीचे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपली उसको उन्होंने सेंटेंसेस के साथ अपनी आउटलाइन बना दी है, ठीक है। तो ये चूँकि वन डायमेंशनल बनाई गई है, इसलिए इसके साथ इसको एंड पे उन्होंने कंक्लूड कर दिया हुआ है अपने 17 पॉइंट्स के साथ। तो देखिए आप, ये एक ओवर क्राउडेड सा माहौल है, एक ही सेक्शन है और उसमें 17 पॉइंट्स जो है ना उन्होंने रखे हुए हैं। तो अगर इनको डिवीजन कर दी जाती तो ज़्यादा आसान होता, ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आती, कुछ पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल के सेक्शंस के साथ इनको अगर कर दिया जाता तो फिर भी बहुत अच्छा होता। तो ये भी एक सैंपल है हमारे पास, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ऐसे को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। हमने प्रोसेस देखा कि वो कौन सा प्रोसेस होगा कि एग्जामिनेशन में बैठ के हम ऐसे को बना सकें या अपने घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये कि हमने टॉपिक को कैसे पढ़ना है और उसको हमने कीवर्ड्स कैसे देखने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसके बाद प्योरिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, देन आउटलाइन तक हम आए हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे को स्टार्ट कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे और पैराग्राफिंग कैसे होगी, सेक्शन ओपनर्स कैसे होंगे, और हम पैराग्राफिंग के क्या क्राइटेरियाज हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम आपके मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तब तक शाहिद बाश राजी साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।